आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला संक्षेप में लिखें। इसका है 1 नंबर व्याख्या करें। इसमें क नंबर प्रश्न है। देखिए, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया जिससे विविध प्रकार के लोग एकता के सूत्र में बंध पाए, क्योंकि उनका समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। उपनिवेश कहने का मतलब होता है जो अपने राज्य को छोड़ के दूसरे जगह में बसते हैं। ठीक है, एवं राष्ट्रवाद कहने का अर्थ होता है कि अपने देश, अपने जन्मभूमि के लिए मर मिटने की भावना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे हम सभी भारतीय हैं, ठीक है, तो हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने तिरंगे से प्रेम करते हैं। उसी तरह से, ठीक है, उस वक्त हम लोग अपने देश के लिए जाति धर्म को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का ये हो गया आपका राष्ट्रवाद। अगला देखिए, ख नंबर प्रश्न, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत के लोगों के लिए भारी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी। इसके अलावा भारतीय लोगों की ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती ने भी लोगों को उपनिवेशी शासकों के खिलाफ कर दिया। यह राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बड़ा ही अनुकूल समय था, जब वे लोगों को उपनिवेशी शासकों के विरोध में जाने के लिए उसका उकसा सकते थे। ठीक है, इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अच्छा योगदान किया। ठीक है, देखिए जो अंग्रेज लोग आए थे भारत में, वो भी यहाँ पे क्या अपना उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, लेकिन वो यहाँ के राष्ट्रवादी नहीं हो सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर, भारत के लोग रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? उत्तर देखिए, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के क्रम में इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए भारत के लोग रॉल एक्ट के खिलाफ थे। ये रॉल एक्ट देखिए, अंग्रेज लोगों का एक ऐसा कानून बनाया कि इसके तहत उनको अगर यदि कोई ऐसा लगता है कि कोई भी क्रांतिकारी बन रहा है, ठीक है, अपने देश हित के लिए किसी को कुछ समझा रहा है, बता रहा है, सभाएं कर रहा है, तो उसको पकड़ के सीधे 2 साल जेल में डाल दो। ठीक है, अब उसके लिए उसको कोई सफाई देना नहीं पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, तो ये बहुत ही अजीब था। और बाद में इस तरह का और एक कानून हाल फिलहाल में लगा था, पोटा कानून बोल के। ठीक है,
लेकिन इसको फिर हटा दिया गया। आगे देखिए, घ नंबर प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? उत्तर देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी वजह अंग्रेजों का अत्याचार था, परंतु 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। असहयोग आंदोलन कहने का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो यहाँ जितना भी नौकरी था करने वाले लोग सब अंग्रेज के लिए ही काम करते थे। ठीक है, तो सारे चीज़ों से जो भी सरकार को फायदा पहुंचाने वाला काम हो सकता है, उन सभी जगहों से जो भारतीय लोग थे वो अपना सहयोग देना बंद कर दिए। ठीक है, और इसका लेकिन देखिए, ये अच्छा था, लेकिन अंग्रेज तो थे ही बहुत गिरे हुए किस्म के लोग, दबाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, और जब भारत के लोग उन लोग के साथ भिड़ गए और जब पुलिस कर्मियों को भी मारने लगे, तो ये चीज़ गांधी जी को बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि बहुत ही अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं था, और इसमें जो पुलिस लोग मारे गए और साथ में कुछ निर्दोष भारतीय भी थे। ठीक है, तो उनको काफ़ी बुरा लगा और ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? अथवा इसी प्रश्न को देखिए, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए दोनों ही प्रश्न का उत्तर आपको एक ही जैसा लिखना है। उत्तर देखिए, महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का एक नया तरीका निकाला जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो फिर उस लड़ाई के लिए लाठी या गोली की ताकत की जरूरत नहीं है। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही किसी भी लड़ाई को अहिंसा से जीत सकता है। इसके लिए बदले की भावना या हिंसा की भावना की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। ये एक टिप्पणी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें क नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश दिए थे। ठीक है, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे
ताकि अंग्रेजी ताकत के गुस्से से कोई ना बच सके। और इस भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, उनकी जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए थे। अब देखिए अगला रिपोर्ट या टिप्पणी कह सकते हैं साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन ये देखिए एक आयोग है, ठीक है, की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो इसका जगह जगह पर काली झंडियां दिखाकर और साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से स्वागत किया गया। इस भारतीय जनारोष का मुख्य कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना था। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ साथ भारत की अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। देखिए ये साइमन कमीशन क्या था? साइमन एक अंग्रेज अधिकारी का एक आयोग, यानी कि उनका एक नीति था। उसमें अपने ही देश के लोगों को शामिल किया गया था, ठीक है, और भारत के किसी भी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो इससे होता क्या कि वो अपने मनमानी कुछ भी कर सकते थे, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया, जो कि भारत के हित के लिए ये नहीं था। अगर इसमें भारतीय होते तो सोच सकते थे कि वो भारत के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका विचार तो शुरू से ही यहाँ के लोगों को लूटना रहा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए, ठीक है। इस अध्याय में यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये आपका अध्याय हो गया। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में आपको देखिए दिया गया था जर्मेनिया की छवि, ठीक है। दोनों में तुलना करना है। तो देखिए उत्तर, भारत माता की छवि और जर्मेनिया की छवि में जो समानता है वह है मातृभूमि को एक महिला के रूप में दिखाना, ठीक है। दोनों तस्वीरों में महिला को पारंपरिक परिधानों से सजाया गया है तथा उनके हाथों में कुछ रूपक दर्शाए गए हैं। ये रूपक स्वतंत्रता, उदारता, शांति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। रूपक यानी कि चिन्ह, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चर्चा करें। 1 नंबर प्रश्न है इसमें, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल
होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। उत्तर देखिए, असहयोग आंदोलन में किसान, आदिवासी, बागान मजदूर, छात्र, वकील, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं आदि शामिल हुई थी। इनमें से 3 का विवरण इस प्रकार है, देखिए नीचे। किसानों का विरोध अधिक मालगुजारी और तलुकदार और जमींदारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्कों के खिलाफ था। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी को कम किया जाए, बेगारी को समाप्त किया जाए और जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वो अपना पूरा हक मांगते थे। वो काम के बदले में उनको पूरा उसका जो भी लाभ मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आदिवासियों ने महात्मा गांधी के स्वराज का अपना ही अर्थ निकाला था। आदिवासियों को जंगल में पशु चराने और वहाँ से फल और जलावन लेने की मनाही थी। ठीक है, देखिए, जंगल में वो अपने मवेशियों जो गाय बैल बकरी ये सब नहीं चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए वो लकड़ी ला सकते थे। इस तरह का उन्हें मना किया गया था। इस तरह से जंगल के नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए, ये लोग जो हैं जंगली फल फूल और पेड़ का जंगल का पेड़ का लकड़ी से ही अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, और सही मायने में देखा जाए तो जो प्रकृति के रक्षक हैं ये आदिवासी लोग ही हैं। ठीक है, फिर भी उस वक्त का देखिए क्या था। सरकार उन्हें सड़क निर्माण में बेगारी करने के लिए बाध्य कर रही थी। ठीक है, मतलब वो फ्री में वहाँ पर सड़क बनाने का काम करे। ठीक है, उसके लिए उनको उचित मुआवजा यानी कि पैसा नहीं मिलता। आगे देखिए, आदिवासी मानते थे कि इस आंदोलन से उन्हें उन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हर एक आंदोलन वाले लोग सोचते हैं कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनसे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। बागान मजदूर। इंडियन एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़ने की मनाही थी। जब असहयोग आंदोलन की खबर चारों ओर फैलने लगी तो बागान के कई मजदूरों ने वहाँ के अफसरों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि देखिए, ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और लोग समझ चुके थे कि अंग्रेज उनको किस तरह से गुलाम बना के रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए अब अंग्रेज को जिस भी काम से फ़ायदा पहुंचता था, भले अपना पेट भरे या ना भरे, वो उस काम को छोड़ देते थे। ठीक है, ये मजदूर लोग भी। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर देखिए। ये देखिए, नमक यात्रा कहने का मतलब है दांडी यात्रा। ठीक है,
उत्तर देखते हैं। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता था। ठीक है, देखिए नमक जो होता है एक घर में खाने के लिए हर किसी को ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और उस वक्त अंग्रेज़ नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा ले रही थी। ठीक है, नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता था। गरीबों के लिए नमक कर को समाप्त करने का मतलब था दाम में गिरावट। ठीक है, देखिए कर यानी कि जो टैक्स देना पड़ता था, अगर यदि उसको हटा दिया गया तो उसका दाम ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, किसी व्यवसायी के लिए इसका मतलब था कि वे ऐसे कई अन्य करों की समाप्ति की उम्मीद कर सकते थे जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। ठीक है, क्योंकि बिक्री नहीं हो रहा था, लोग खरीद नहीं पा रहे थे। ठीक है, और लोग मजबूरन खरीद रहे थे क्योंकि अब खाने में तो नमक का ज़रूरत है ही। आप भले चीनी नहीं खा के रह सकते हैं, लेकिन नमक का तो ज़रूरत पड़ता है ही। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता। उत्तर देखिए। पारंपरिक तौर पर एक महिला की भूमिका घर चलाने की मानी जाती है, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेकर मैं राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सकूंगी। यह मेरे लिए किसी प्रोत्साहन से कम नहीं था। जब मैंने लाठीचार्ज में घायल व्यक्तियों की सेवा की तो मेरा हृदय उल्लास से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने ही भाई बंधुओं की सेवा कर रही थी। यहाँ देखिए आपको खुद एक महिला बन के इसका जवाब देना है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ अलग टाइप का लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक अगर आप उसके जगह पे होते हैं तो आप किस तरह का सोचते हैं, ये चीज़ देखिए लोग दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब आप खुद पे बीतता है कोई चीज़, जैसे कि कांटा कांटा अगर यदि आपको लगेगा तो ही आप उसका दर्द समझ सकते हैं, दूसरों को देख के उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को महसूस करके यहाँ पे उत्तर लिखने को कहा गया था। अगला देखिए प्रश्न 4 नंबर। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। उत्तर देखिए। मुस्लिम लीग के नेता मानते थे कि मुसलमानों का भविष्य हिंदू बहाल देश में सुरक्षित रखने के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत थी। वह अपने समुदाय के लोगों के लिए बेहतर राजनीतिक शक्ति की इच्छा रखते थे। भारत में दलितों के उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए दलितों के नेताओं को आशंका थी कि सवर्णों के हाथ में सत्ता आने से दलितों की स्थिति और भी खराब होगी। इसलिए वे दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका मुसलमानों और दलितों को मुख्य धारा से दूर ले जाएगी। इसलिए राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बटे हुए थे। देखिए यहाँ पे राजनीतिक नेता और गांधी जी का विचार दोनों ही अपने अपने जगह पे सही थे। ठीक है, गांधी जी सोचते थे कि अगर यदि इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए
तो वो अलग ही रह जाएँगे। उनका विकास पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनका उस तरह का उनको लगा कि ये अपना हक के लिए शायद नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर साथ में ही रह के उनको एक सम्मान का स्थिति में पहुँचाने के लिए काम किया जाए, ये गांधी जी का प्रयास था। इसलिए गांधी जी ने दलित लोगों को हरिजन कहा, यानी कि हरि भगवान के लोग, ठीक है? यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है? इससे आपको आगे बढ़ने के लिए, यानी कि शिक्षा यहाँ पर मिलता रहेगा। देखिए 6 से आपको 12 क्लास तक का यहाँ पर मिलेगा धीरे धीरे करके, और कंपटीशन का भी कुछ वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।